हेलो एवरीवन। आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि पार्ट थर्ड के अंदर आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से मेंशन है। ठीक, एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे आराम से। पहले आइए ब्लैक बोर्ड पर। जिस तरह से आर्टिकल 15 को पढ़ाया गया है, उसी तरह से आर्टिकल 16 में कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरह से दोहराएंगे। इसलिए बस मैं मेंशन करूंगा कि आर्टिकल 15 में ही ऐसे प्रोविजन में भी ऐसे प्रोविजन दिए हुए हैं, तो हम एक तरह से रिलेट भी कर लेंगे और हमारा टाइम भी थोड़ा सा बचेगा। ठीक। अब एक डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 15 में कुछ और आर्टिकल के रेफरेंस दिए हुए थे। ठीक। लेकिन इस आर्टिकल 16 में ऐसा कुछ नहीं है। और जो ग्राउंड्स मैं पढ़ाऊंगा, जैसे हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में थोड़ा सा डिफरेंस नंबर ऑफ ग्राउंड्स पे भी है। जैसे आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते 5 ग्राउंड्स में, वैसे आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएगा। उसमें भी जो ग्राउंड्स हैं वो टोटल 7 हैं। तो दो अलग से कौन से ग्राउंड्स हैं ये भी देखेंगे। ठीक। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 16 से। आर्टिकल 16 की क्लॉज 1 से ये बताता है कि सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब वो ऑफिसर्स जो स्टेट के अंदर आती है। ठीक। सिमिलरली आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में ये दिया है कि ओनली, जैसा कि हमने आर्टिकल 15 में भी इसको पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो हम थोड़ा सा इसको जल्दी से देख लेते हैं, यानी ज़्यादा टाइम हम इस पर नहीं देंगे। अब जो ग्राउंड्स हैं उसके आगे ओनली लगा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं हो सकता है, एक एडिशनल ग्राउंड कम से कम होना चाहिए। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 में भी थे। इसके अलावा दो दो और ग्राउंड्स हैं, वो है डिसेंट और रेजिडेंस। यानी ये दोनों एडिशनल ग्राउंड्स हैं जो इसमें मेंशन है। यानी आर्टिकल 16 टू ये कहता है क्लॉज 2 कि इन ग्राउंड्स पे स्टेट कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने से। ठीक। अब इसके चार एक्सेप्शन हैं आर्टिकल 16 में जो दिया हुआ है। इसके चार एक्सेप्शन हैं कि कुछ केसेस में यहाँ पे रेजिडेंस को रेजिडेंस रेजिडेंस को एक कंडीशन बनाई गई है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। ठीक। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि कुछ पोस्ट जो हैं वो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के लिए रिजर्व्ड हैं, जिन्हें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। सिमिलरली हम लॉ के थ्रू किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को के किसी मेंबर जो हैं, जो गवर्नमेंट बॉडी के मेंबर हैं, उनकी जो एक तरह से रिक्वायरमेंट है, यानी उस गवर्निंग बॉडी का जो मेंबर है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी डिनोम को बिलोंग कर सकते हैं। ये एक तरह से एक्सेप्शन है। ये एक दो तीन, ये तीनों एक्सेप्शन है। इसके अलावा एक चौथा एक्सेप्शन और है, जो है कि ईडब्ल्यूएस, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी हम प्रोविजंस बना सकते हैं, जो कि वायलेट कर सकते हैं इस आर्टिकल के। यानी एक्सेप्शन हैं ये सारे। क्या एक्सेप्शन है एक बार फिर से इसको जल्दी से देख लेते हैं। पहला है कि रेजिडेंस को एक ग्राउंड बनाया जा सकता है। दूसरा, जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन हैं उनके लिए प्रोविजन बनाए जा सकते हैं स्पेशल। एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। चौथा ये है कि अगर कोई या रिलीजियस डिनोमिनेशन या इंस्टीट्यूशन है, तो उसके जो गवर्निंग बॉडी का मेंबर है वो किसी पर्टिकुलर रीजन या डिनोम को बिलोंग कर सकता है। ये सारे एक्सेप्शन हैं। ठीक। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो है और 2, ये किसी तरह का, सिमिलरली आर्टिकल 15 में मैंने बताया था कि ये आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 कोई स्पेशल राइट नहीं कन्फर करते हैं लोगों को। सॉरी, ये राइट कन्फर करता है, सॉरी, राइट कन्फर करता है सिटीजन्स पे। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 3
4, 5 और 6 ये किसी तरह का राइट नहीं कन्फर करता, बल्कि ये स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए बोलता है। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर आता है, और क्लॉज 1 क्लॉज 2 इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर आता है। ठीक, ये चीज़ें पहले से एक्सप्लेन की हुई है दोनों टर्म्स, हम बस इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या है, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है एक टेम्पररी क्लॉज है, जो कि जब तक स्टेट चाहेगा तब तक रह सकता है। इसमें रेजिडेंस को एक ग्राउंड बना सकते हैं क्वालिफिकेशन में कि ये सर्टेन लोग ही क्वालिफाइड है कुछ सर्टेन कैटेगरीज की एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे जो मुल्क रूल्स थे हैदराबाद स्टेट में, वो लोकल्स के लिए जो क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्ट थी वो रिजर्व थी। ठीक, इनिशियली 10 साल के लिए। अब आते हैं 16 क्लॉज 4 में। ठीक, ये जैसा कि मैंने बताया एक्सेप्शंस में 16 क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट चाहे, यानी स्टेट के पास इतना पावर है कि वो कुछ सीटें रिजर्व कर सकता है बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट के लिए, अगर उसकी नज़र में वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक, अब ये केस जब सुप्रीम कोर्ट का गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में जब ये केस गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि ये पावर है स्टेट पे कि वो ऐसे लॉज बना सकता है जिसके थ्रू बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट को कुछ सीटें मिल सकें। लेकिन ये एक तरह से स्टेट पे कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं कर रहा कि वो उसे रिजर्वेशन देना ही देना है। यानी रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो जब तक स्टेट चाहे तभी तक मिल सकता है, और सिटीजन इसके लिए अगर उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता तो सिटीजन कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं कि उन्हें मिलना ही चाहिए। यानी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है रिजर्वेशन की। स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, वो कैसे बनाएगा वो स्टेट के ऊपर है, यानी डिस्क्रिशन है स्टेट का। ठीक, अब जब बात प्रमोशन की आई थी कि क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लगेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस में ये कहा था कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेवल पे ही काम करेगा और प्रमोशन पे नहीं करेगा। यानी ये किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए एक तरह से इनेबलिंग क्लॉज है, सिर्फ ये इनेबल करता है, ना कि एम्पावर करता है कि उन्हें प्रमोशन भी मिले। तो पार्लियामेंट ने 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1995 में आया था, उसके थ्रू आर्टिकल 16 के क्लॉज 4A को उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, जिससे उसने प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की बात कही। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को जब चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराज केस, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस में ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि एससीज और एसटीज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। ठीक, दूसरा, उनकी रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है। ठीक, और तीसरा, ये ओवरऑल एफिशिएंसी को इफेक्ट नहीं करेगा, उसकी एफिशिएंसी जिसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन जो भी वो सेक्टर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि स्टेट को क्वांटिफाइबल डाटा प्रोड्यूस करना है, यानी इन चीज़ों के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए उन्हें डाटा प्रोवाइड करना है ताकि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड न करार दिया जा सके। ठीक, अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी। ठीक, कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब ये है कि किसी सर्टेन केस में, सॉरी, किसी सर्टेन एम्प्लॉयमेंट में अगर कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं और वो सीट्स फिल नहीं होती, यानी
हमने माना कि किसी पर्टिकुलर एक्स ईयर में 200 सीट्स थी, तो वाई ईयर में जो अगले साल आएगा अगर कुछ सीटें फिल नहीं हो पाई हैं, रिजर्व सीटें, तो वो ऐड हो जाएंगी। जो भी इसमें सीट्स हैं, इसमें जो फिल नहीं हुई थी रिजर्वेशन के थ्रू, वो सीटें भी इसमें ऐड हो जाएंगी। और ये जो लिमिट थी 50% ऑफ द सीट्स, यानी जो भी नंबर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50% जो रिजर्वेशन मिलता था अलग अलग को, एससी को अलग, एसटी को अलग, और ओबीसी को मान लो 27% है, तो वही ऐड अप होता था 50%। यानी 50% को क्रॉस करने के लिए अगर हम देखेंगे तो ये जो वैकेंसीज थी जो फिल नहीं हुई थी उनको काउंट नहीं करेंगे। यानी अगर एन नंबर ऑफ सीट्स हैं तो हम इसका 50% नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो ओरिजिनली नंबर ऑफ सीट्स थी, मान लीजिए वो 100 ही थी, तो 50%, 50 सीट से ज़्यादा रिजर्व नहीं हो सकती। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो प्रीवियस ईयर में फिल नहीं हुई थी, मान लीजिए वो 10 है, यानी हम टोटल 60 सीट्स रिजर्व सेक्टर के लिए, रिजर्व कम्युनिटीज के लिए रखेंगे। अगर इसको डायरेक्टली देखेंगे तो क्रॉस कर रहा है 50% को, यानी हम इसको नहीं देखेंगे डायरेक्टली 50% के लिए, हम जो सीटें पहले फिल नहीं हुई थी उनको हटा के देखेंगे कि क्या 50% क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, अब ये चीजें ऐड हुई थी 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 से। ठीक, जिसने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 भी दिया था। ठीक, अब आते हैं अगले इस पे, रिजर्वेशन की टाइप्स पे, यानी वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को थोड़ा सा समझेंगे कम अ, कम शब्दों में। वर्टिकल रिजर्वेशन सिंपल टर्म्स में ये है कि एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के अलग रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग। ठीक, अब ओबीसी में हम देखेंगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बल्कि कई रिलीजन यानी मुस्लिम्स में भी कई लोग आते हैं जो ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं, तो इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और इसको बोलेंगे वर्टिकल रिजर्वेशन। यानी अगर एससी के लिए अलग है, एसटी के अलग है, ओबीसी के अलग, तो ये है वर्टिकल रिजर्वेशन, विद इन ओबीसी है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब तमिलनाडु ने एक जो रिजर्वेशन पॉलिसी लाई थी उसमें 69% ऑफ सीट थी वो रिजर्व थी बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन के लिए, बोथ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक, जो कि 50% को क्रॉस करता है। अब जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि पार्लियामेंट यानी सेंट्रल और स्टेट का जब मैंने कंपैरिजन बताया था फेडरल स्ट्रक्चर में, तो मैंने ये बताया था कि शेड्यूल 9 में कुछ लॉज रखे जाते हैं, एक्ट रखे जाते हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के बाहर होते हैं, यानी जुडिशियल रिव्यू के जो पावर है कोर्ट्स का उसके बाहर होते हैं, उसके दायरे के बाहर है, यानी उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये जो तमिलनाडु का 69% ऑफ रिजर्वेशन और सीट्स का जो एक्ट था वो शेड्यूल 9 में रखा था पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट के पास ये पावर थी जिसका उसने यूज किया था। ठीक, और ये शेड्यूल 9 कब आया था, पहले मैंने बताया है 31 आर्टिकल 31 के थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो भी लॉज रखे जाएंगे वो इंटरफेयर नहीं करेंगे कोर्ट। ठीक, इसमें जब तमिलनाडु वाला केस रखा गया था तो एक तरह से ये चीजें बची हुई थी, हालांकि बची हुई थी, यानी अलग अलग केसेस में। पहले हम देखते हैं शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड रखा था। ठीक, यानी शेड्यूल 9 वैलिड था एक तरह से, ये आर्टिकल 31 भी। अब आई आर कोएल्हो, आई आर कोएल्हो एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने 2007 में ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी चीज़ शेड्यूल 9 में रखी है उसको भी बेसिक डॉक्ट्रिन के उस पर रख के चेक कर सकती है कि वाकई वो फुलफिल करता है कि नहीं। लेकिन ये तब है वो करेगा जब सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया था। यानी हमने केशवानंद भारती केस में ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को के बारे में बताया था। यानी 24 अप्रैल 1973 के दिन जब उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो इस तारीख के बाद जो भी एक्ट्स
शेड्यूल 9 में रखे गए हैं उस पे जुडिशियल रिव्यू का पावर है, ये देखने के लिए कि शेड्यूल 9 में जो भी एक्ट रखे गए हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने भी एक्ट्स हैं वो जुडिशियल रिव्यू के पावर के बाहर हैं। ठीक, यानी इस पर जुडिशियल रिव्यू काम नहीं करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। आई आर कोएल्हो वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 वाले केस। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको आराम से। अब जैसे कि मैंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बताया आपको, ये एक ही ग्रुप में सब ग्रुप बना के सर्टेन परसेंटेज में वो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही गई। यानी अगर ओबीसी में कई सारे और सब ग्रुप्स बनते हैं तो अगर टोटल सीट 27 हैं तो ये बढ़ सकती हैं असल में, और टोटल का सम 27 आएगा, चाहे वो 9 9 9 किसी भी तरह। ठीक, अब ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास आया था केस, आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस टी मुरलीधर राव केस जो है अदर्स, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को सही माना। ठीक, अगर जो सब कैटेगरीज बनी है, सब क्लासेस बनी है, वो रीजनेबल बेसिस पे बनी। ठीक, अब जैसा कि मैंने एक और एक्सेप्शन बताया था कि ऐसे रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनकी गवर्निंग बॉडी का अगर कोई मेंबर है तो इसके लिए ये हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर रिलीजन के को ही प्रोफेस करता हो, ठीक, या उसको बिलोंग करता हो। यानी ये एक तरह का एक्सेप्शन है जो मैंने पहले बता दिया था। ठीक, अब 16 क्लॉज 6 को देखते हैं। ये बताता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये ऐड हुआ था बाद में। ठीक, यानी ये कहता है कि वो लोग जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं उनके लिए 10% ऑफ मैक्सिमम सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं। ठीक, जब हम बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स। ठीक, ये ऐड हुआ था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, जैसा कि हमने उसमें भी पढ़ा था आर्टिकल 15 में। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी या सजेशन हो तो हम लिख सकते हैं। आर्टिकल 16 आर्टिकल 15 से बहुत सारे फैक्टर्स में मिलता है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया और मेन मेन चीज़ों को डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से। बाकी कोई क्वेरीज हो आपकी तो आप हमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप आप लोगों को अच्छी चीज़ें